अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके कंक्लूजन को जानने की ज़रूरत है कि आखिर इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला और ये किस तरीके से हमारे एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको किस तरीके से और ज़्यादा रेक्टिफाई करता है और कैसे क्लियर करता है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। चूंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उससे मिलने वाले कंक्लूजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेन कंक्लूजन ये था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलप होने के बाद इलेक्ट्रॉन के फाइनल डिटेल्स को समझ पाना पॉसिबल हो पाया। हम जानते हैं, अगर हिस्ट्री में पीछे से अगर हम चल करके आए तो हमने देखा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में सही जानकारी दिया, उसके बाद बोर ने शेल के बारे में सही जानकारी दिया, लेकिन शेल के भीतर कुछ फाइनल डिटेल्स हैं उस बारे में बोर को पता नहीं था। उसके भीतर कुछ फाइनल जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बोर को कोई जानकारी नहीं थी। तो उसको समझाने के लिए आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, जिसके बारे में हाइजेनबर्ग ने उसके इंपॉर्टेंस को समझाया कि बिना आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप किए, क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किए, आप इलेक्ट्रॉन के फाइनल डिटेल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स दिया गया और उसके कुछ कंक्लूजन मिले। हमें उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, बस उसके कंक्लूजन को समझना है और यह जानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ही इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को फर्दर और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सका। उसके बाद यह पता चला कि शेल के भीतर सब शेल होते हैं, सब शेल के भीतर ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरीके से जानकारी मिली, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके की फाइनल डिटेल्स क्वांटम मैकेनिक्स के एडवांसमेंट के बाद ही हो सका था और हर एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताया जा पाना पॉसिबल हो पाया। हर इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को समझा पाना हमारे लिए संभव हो सका। अगर आप किसी भी, जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज की डेट में आधार कार्ड दिया गया है जिसमें हर पर्सन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर आधार कार्ड में छुपा हुआ है, वैसे ही क्वांटम नंबर्स की मदद से हर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या है क्वांटम नंबर्स, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यह समझना होगा कि क्वांटम नंबर्स का आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ही आया। इसमें अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, तो उसको हम देखेंगे कि जो बोर ने जितनी बातें कहा था, बोर जहां तक अपनी बात रखे थे वो एकदम सही रखे थे। बस ये था कि वो और आगे वो उस बात को बढ़ा नहीं सके। उन्होंने जहां तक बात कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे उन्होंने भी कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये बोर ने कहा था। ये बात बोर ने ही कहा था। उन्होंने अपने फार्मूले में बोला था ना, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। तो ये क्या है, ये n जो है नंबर ऑफ शेल की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ शेल्स, ये नंबर ऑफ शेल की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि पहले शेल में एनर्जी की वैल्यू कुछ होगी, सेकेंड शेल के लिए वैल्यू कुछ और होगी, और इनके बीच में आप एक प्रॉपर रिलेशन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, ये क्वांटाइज्ड होती है। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप, तो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1/n स्क्वायर के रिलेशन में है एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड कर रही है, और जिस तरीके से शेल बदलता जाएगा उस तरीके से उसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में जानकारी कैसे मिला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से मिला। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ आपको एक बार देखना है कि ये है क्या, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी दौरान ये जब क्वांटम मैकेनिक्स की द्वारा ही इस चीज को जस्टिफाई किया गया, जिस बारे में ऑलरेडी
हाइजेनबर्ग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को कभी भी एक साथ हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, एक साथ हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताएंगे तो उसकी वेलोसिटी को बता पाना मुश्किल है। इस तरीके की बात जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया था, उसको एक स्टेटमेंट के रूप में यहां पर शामिल किया गया। अब एक बात और आपके दिमाग में आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स किसने दिया था। क्वांटम मैकेनिक्स हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर का एक शानदार प्रयास था। दोनों ने अलग अलग अपने तरीके से उसको दुनिया के सामने रखा और उसी के कंक्लूजन के बाद क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ। और इसमें एक बात यह भी थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शामिल करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को डिफाइन किया गया। वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर, इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया। और यहां पर जब एक रिलेशनशिप जब बनाने की बात हुई तो ये देखा गया कि बोर का जो मॉडल था वो एक्चुअली उतना एडवांस नहीं था। वो बस कुछ बात कह गए, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स के ही बात को उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया था। मेरी बात समझें, बोर के बारे में हमने कहा था ना, बोर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। बोर का एक स्टेटमेंट आपको पता होगा। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और ये कुछ फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, हर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते, ये कुछ फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। ये ऐसे पाथ पर रिवॉल्व करते हैं जिस पाथ पर रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr, ये मोमेंटम है, r से मल्टीप्लाई होगा तो एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर हो जाता है। मतलब ये कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाता है। यहां पर n की वैल्यू से देखिए ना, ये रिलेटेड है। इसको आप जस्ट यहां फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन उन्हीं पाथ में घूमता है जहां पर घूमने के दौरान उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है और ये क्वांटाइज्ड होती है। देखिए पहले शेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 1 लगा लीजिए। दूसरे शेल के लिए कितनी वैल्यू 2 होगी। तो यानी इसका एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है, जिसको अभी हमने बताया। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होते हैं, ये भी हमें पता चला। और ये बोर ने कहा था, ये बात बोर ने जो अपना ये स्टेटमेंट दिया था, ये एक्चुअली आगे चल करके पता चला कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा था, ये इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर की वजह से है। ये कैसे संभव है? इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर की वजह से संभव है। यह स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है जो बोर ने दिया था, जब इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर हो। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में घूमता है, पहला शेल वह शेल होता है जिसमें घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन का एक वेव पूरा हो जाए। पहला शेल वो शेल होता है जिसमें घूमने के दौरान पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का एक वेव पूरा हो जाता है। दूसरा शेल वो होता है जिसमें घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन के 2 वेव पूरे हो जाते हैं। सेकंड शेल में 2 वेव पूरा होते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं ना कि जो क्वांटम मैकेनिक्स जो आया, उसने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को मानते हुए ये कहा कि फर्स्ट शेल वो शेल होती है जिसमें रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन पहले शेल में एक वेव तैयार करता है, दूसरे शेल में 2 वेव के बराबर फीचर्स शो करता है, तीसरे शेल में रिवॉल्व करने के दौरान वो 3 वेव बनाता है। और इससे क्या पता चलता है उसको देखते हैं, हम बताते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ, यहीं पर आप देखें, जिस किसी भी शेल में घूमेगा तो ये चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr होगी। आप देखिए ना, ये जो रेड कलर से मैं बोल रहा हूं, ये 2πr के बराबर है। यह जो 2πr की जो दूरी तय कर रहा है, ये n लैम्डा के बराबर होता है। n लैम्डा, क्योंकि अगर पहला शेल है तो 1 लैम्डा होगा, 1 वेवलेंथ के बराबर दूरी तय करेगा ये 2πr में चलने के दौरान। सेकेंड वेव होगा तो 2 लैम्डा दूरी चलेगा। थर्ड शेल होगा तो 3 लैम्डा ये दूरी तय करेगा। तो इस तरीके से 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। और आप यहां पर इस चीज को आप यहीं तक आप फोकस करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझने की जरूरत है। लैम्डा को हम ओपन करें तो ये स्टेटमेंट हम लैम्डा का जो है डुअल कैरेक्टर ऑफ
मैटर एंड रेडिएशन की मदद से हम लैम्डा को ओपन करें तो हम देख सकते हैं लैम्डा की जगह पर हम लिख सकते हैं H/mv डी ब्रॉगली इक्वेशन की मदद से। आप अब क्या करिए, आप करिए यहां से mv को उठा करके इधर ले लीजिए और 2 पाई को नीचे ले जाइए। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो क्या हुआ, mv इधर चला गया, 2 पाई नीचे चला आया, तो होगा क्या, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई हो जाएगा ना, nh/2 पाई हो जाएगा। ये बात हमने वेव कैरेक्टर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को समझते हुए यहां पर कहा है। यही बात तो बोर भी बोल गए थे, यही बात तो बोर ने भी कहा था। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इसी बात को कहा था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को नहीं जानते थे। लेकिन वो इतना जानते थे कि इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते पे घूमेगा जिस रास्ते पर उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2 पाई के बराबर होगी। वो बात इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर में छुपी हुई है, लेकिन ये चीज बोर जानते नहीं थे। खैर, बोर ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से कुछ बातें बताई थी जो एग्जैक्ट सही थी, लेकिन उनकी नॉलेज लिमिटेड थी। अब यहां पर नए तरीके से उन सारी बातों को डिफाइन किया गया, उन सारी चीजों का कारण ढूंढा गया। ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स दी गई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ऐसा स्पेशल लोकेशन के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने अनुमान लगाया, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की मदद से हम जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर की वजह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन के कभी भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चलता रहता है। चूंकि लगातार रिवॉल्व करता रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कभी भी पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेलोसिटी जुड़ी हुई है। अगर आप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो उस समय पोजीशन के बारे में बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं हो पाएंगे, पोजीशन में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कभी भी क्लियरली डिफाइन कर पाना मुश्किल है। यह बात क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा। इसने कहा कि हम सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं, पाए जाने की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के इस प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को ही ऑर्बिटल्स कहा गया। यानी इसके डिफिनीशन में जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो ये कहा जाता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर वह हाई प्रोबेबिलिटी के रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, उन रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स डेफिनेट एनर्जी वाले होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इस तरीके से हमने एक और स्टेटमेंट देखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। इसमें कहा गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ऑर्बिटल्स की एनर्जी डेफिनेट होती है। हमने बोर्स के एटॉमिक मॉडल में कहा था, अगर हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल में चलें तो बोर के एटॉमिक मॉडल में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज था शेल के बारे में। हम शेल के बारे में जानते थे, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बाद, हम शेल के भीतर कई सारे सब शेल के बारे में देखेंगे। एक शेल के भीतर कई सारे सब शेल होते हैं, और हर सब शेल के भीतर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बारे में हम जानकारी पाते हैं। तो होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा शेल होता है, हर एक शेल के भीतर कई सारे सब शेल होते हैं, और हर सब शेल के भीतर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। बोर ने कहा था शेल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, डेफिनेट होती है, जबकि अगर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, या यहां पर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी होगी, तो जब हम इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट लोकेशन को शेल की बजाय इसके भीतर के ऑर्बिटल्स को कहेंगे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डेफिनेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं?
पहले तो हम सुपरफिशियली कहते थे ना कि इसकी डेफिनेट एनर्जी होती है, शेल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए शेल को एनर्जी लेवल कहा गया था। जब पता चला कि इस शेल के भीतर सबशेल के भीतर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डेफिनेट होती है। तो यही बात और भीतर तक जाकर के जस्टिफाई की गई। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी, चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर मान लिया गया, तो हम जानते हैं ना कुछ जगहों पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, कुछ जगहों पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। तो इसकी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में बताया जाए। आप जानते हैं ना -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर भी क्या है, 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो हम जानते हैं कि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अगर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दें तो चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में दिखता है। तो इसीलिए हमने वेव फंक्शन का स्क्वायर किया ताकि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता सकें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाएंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन मिलता है कि हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स को लाने की ज़रूरत है, एटम्स पर अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि एटम्स की दुनिया अलग है और एटम्स के लिए नए मैकेनिक्स को लागू करना ज़रूरी है। इस आधार पर ही क्वांटम मैकेनिक्स लाया गया और हर एटम के लोकेशन को डिफाइन कर पाना पॉसिबल हुआ। इस क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद आया, उसको हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। चलिए देखते हैं, जो इससे पहले जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद ही हम अपने अगले लेक्चर्स में हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अभी हम आपके माध्यम से कुछ पुराने नीट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था, इसमें कहा गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई, सी की वैल्यू दी गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई, लाइट की स्पीड दे दी गई, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई, उसकी वेवलेंथ के बारे में पूछा गया। कई बार क्या होता है, ये कह रहे हैं यहां पर शायद फोटॉन का नाम दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। बोला गया कि एक फोटॉन है जिसकी स्पीड इतनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो उसकी वेवलेंथ बताओ। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिया गया। ये इंफॉर्मेशन इसलिए एक्स्ट्रा दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो, उल्टे सीधे आप फार्मूले अप्लाई करें। आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक ही फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, वो है C = न्यू लैम्डा। ये लैम्डा आप डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला फार्मूला यहां कभी भी अप्लाई करने की मत कोशिश करिएगा कि H दे दिया है तो ये लगा लें, mv लगा लें, और यहां पर मास क्या होगा फोटॉन का, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरीके की बातें यहां पर नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो फार्मूला दिया गया था ये मैटर पार्टिकल्स के लिए दिए गए थे, मैटर पार्टिकल्स के वेवलेंथ के लिए दिए गए थे। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो सिंपल लैम्डा = c/न्यू आप अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा वेवलेंथ। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। सी आपको पता है, न्यू आपको पता है, आप लैम्डा आराम से बता सकते हैं। ऐसे ही 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सवाल है। कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो विश्वास रखिए, एग्जाम में बहुत मुश्किल नहीं आनी है, आपसे हर सवाल बनेंगे। सवाल पूछा गया था 2014 में, वेवलेंथ की वैल्यू दे दी गई, H की वैल्यू दे दी गई और उसकी एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये किसी रेडिएशन की वेवलेंथ दे दी गई, H की वैल्यू दे दी गई, और यहाँ पर यूनिट पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं आपको आसानी से जल्दी बात समझा सकूं। तो रेडिएशन की वेवलेंथ दे दी गई है, H दे दिया गया है और उस रेडिएशन की एनर्जी जानना चाहते हैं, तो hc/लैम्डा का फार्मूला होता है। बस सिंपल आप फार्मूले में डालिए। गलती यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट करिए, नैनोमीटर में कन्वर्ट करिए, तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही 2008 में एक सवाल पूछा गया था, यहां पर बहुत सिंपल सा सवाल था। इसमें बोला गया था कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया था। ये
इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया था, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना दिया हुआ है, बोला था कि उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो अब इतना सिंपल सवाल है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सवाल आ भी सकता है क्या, आपको तो विश्वास होगा नहीं, तो आप तुरंत बड़े बड़े फार्मूला लगाना शुरू करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 और उसके बाद कहेंगे x तो दिया ही नहीं है, ये वेलोसिटी में कैसे पूछ रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बात ही सिर्फ यहीं पर की गई है, सिर्फ इसी की बात की गई है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, डेल्टा p और उसके बाद डेल्टा साइन को हम बाहर लें तो mv लिख सकते हैं। आप जानते हैं मास कांस्टेंट होगा तो m को बाहर कर दीजिए, ये जो डेल्टा का साइन है ये v के साथ आ जाएगा, डेल्टा p, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा p की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं तो डेल्टा v आप बता लेंगे। इस फार्मूले को पूरा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ से काम चलना है। जो मैथ में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा mv। अब यहाँ डेल्टा v और ये जो मास है उसके बारे में हम यहाँ पर देख करके इस फार्मूले को एक्सपैंड करते हैं। अब 2006 में एक सवाल पूछा गया था, इस सवाल में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सवाल में बोला गया था इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी और ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इतनी लिमिट तक सर्टेनिटी के साथ डिफाइन किया जा पा रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी पाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को इतनी लिमिट तक डिफाइन किया जा पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई किया गया था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 इसी फार्मूले को आगे एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर जो पहले हम बात कह चुके हैं वही बस है, m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4। अब आप जानते हैं यहां पर इसने किसकी वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू दे रखा है। यहां पर वैल्यू है आपके पास डेल्टा x की, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको पता है, केवल आपको ये बताना है तो आप ये बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। देखा आपने, कहीं पर भी नीट में कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया है जो आपको डिस्टर्ब करे। अब ऐसे ही सवाल आपसे पूछा गया है 2005 में। अब होता क्या है कि इसमें कई बार आपकी स्मार्ट स्टडी और आपके नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज का खेल होता है कंपटीशन को क्रैक करना। अगर आपके भीतर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है तो एग्जाम क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहीं पर आप देखिए, अगर हम आपसे कहें तो एक फार्मूला दिया, सीधे एक स्टेटमेंट कहा गया है कि बोर की सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होती है, कितनी वैल्यू दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। 2005 में पूछा गया था कि सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी -328 किलो जूल पर मोल होती है। आप बताइए इस इंफॉर्मेशन की मदद से फोर्थ बोर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, इस तरीके से बोला गया था। अब ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल लग रहा होगा, इंफॉर्मेशन ऐसा दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। मैं कहता हूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का आपको एक फार्मूला बताया गया था। वो फार्मूला दो तरीके से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी शेल में, बोर ने ही बता दिया था कि अगर किसी शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन यूनिट का ध्यान रखिए, EV पर एटम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। किसी शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ऐसे बोर ने बताया था। और जबकि यहां पर जो आपसे आंसर जानना चाहते हैं वो इस यूनिट में जानना चाहते हैं, एक एटम के लिए नहीं, एक मोल के लिए जानना चाहते हैं। एक मोल यानी कितना, एक मोल कितना होता है आप जानते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ये बता रहे हैं। ये एक एटम, यहां पर तो सिंगल एटम की बात के लिए फार्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा है। यहां पर जो आपको डेटा दे रहे हैं और जो आंसर भी जानना चाहेंगे वो सिंगल एटम के रूप में नहीं, वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के लिए जो एनर्जी होती है उसके रिस्पेक्ट में वो आंसर जानना चाहते हैं।
और वो भी यूनिट में भी डिफरेंस है। आपको जो फार्मूला पता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में पता है, जबकि यहां जो आंसर है वो किलो जूल के रूप में है। कैसे करेंगे आप? तो आप क्या करिए, जो आपके पास फार्मूला है सिंपल उसी को इसी यूनिट में बदल दीजिए। आप जानते हैं ना यहां पर क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं इस एक पेन की कीमत 10 रुपीज है, तो ऐसे 3 पेन्स की कीमत कितनी हो जाएगी? आप बताते ना 30 रुपीज हो जाएगी, है ना। तो मैं यहां पर सिंपल कह रहा हूं एक एटम की एनर्जी अगर इतनी दी हुई है, एक एटम पर एटम की एनर्जी इतनी दी हुई है, तो एक मोल की एनर्जी कितनी होगी, एक मोल के लिए एनर्जी कितनी होगी? तो आप ये जो आपका फार्मूला है इसी में आपके फार्मूले को 1 मोल के लिए कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बोलते चलिए आप मेरे साथ, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अभी यहां पर मैं कर दूं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये पर मोल हो जाएगा ना, इतने सारे मोल्स के लिए ये बात आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, यहां पर देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको यूनिट उल्टा सीधा दे दे तो भी आप अपने सिंपल फार्मूले की मदद से आप यूनिट बदल सकते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर मोल तो आ गया लेकिन अब ये जूल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, किलो जूल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू जूल में बदल जाएगी। तो E इज इक्वल टू -13.6 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये क्या है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अभी क्या हुआ, ये जो बात आई है ये अब आया है आपका जूल पर मोल के रूप में, है ना। अब आपको यहां पर मैं बताता हूं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है, ये टीचर तो एकदम पागल हो गए हैं, इन्होंने इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करने को दे दिया, सिंपल हमें फार्मूला नहीं बता रहे। मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, आप एक फार्मूले याद करके जाइए, क्योंकि 10 फार्मूले वहां पर अप्लाई कर पाना बिल्कुल मुश्किल होता है। असंभव है कि आप 10 फार्मूले रट करके जाए हर केस के लिए। आप एक फार्मूला जानिए और उसको अपने नॉलेज की मदद से रिप्रोड्यूस करिए अगले कंडीशन के लिए। यहां पर देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन लगभग 10 के बराबर होगा। 1.6 इंटू 6 आप करके देखेंगे 10 के बराबर होगा। मैं कह रहा हूं ऑप्शन आप नियर बाई चूज करने की कोशिश करिए। तो यहां पर क्या हुआ, -13.6 और ये हो गया 10 के बराबर, है ना, और इंटू 10 टू द पावर -19 और ये कितना हो गया 10 टू द पावर 23, है ना, डिवाइडेड बाई n। अभी क्या हुआ, ये यहां पर दिया हुआ है आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे यहां पर 24, है ना, इसको हटा दीजिए तो ये 23 था, अब ये 24 हो गया। अब यहां का डिफरेंस कितना आया, अब ये फार्मूला देखिए सीधे सीधे अपने आप में कह रहा है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। मैं लगभग की बात कर रहा हूं ताकि आप ऑप्शन आप चूज कर सकें। इस फार्मूले को मैंने किया -13.6 n स्क्वायर और यहां से आप देखें ये कितना हो गया 10 टू द पावर यहाँ 5 का डिफरेंस आया। अब अभी आपका आंसर है जूल पर मोल में। अगर आप इसको किलो जूल में बदलना चाहते तो आप क्या करिए, आप जानते हैं ना यहाँ 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पर ये फार्मूले में ऊपर बचेगा केवल। जब आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर किलो जूल कर दीजिए, नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 पावर ऊपर कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर रियल में आपको दिखेगा 2, है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका रिप्रोड्यूस होकर के आता है और इसमें आप यहाँ पर वैल्यू आप रखते हुए जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने देखा 10 टू द पावर 23, ठीक है, यहाँ पर -19 होगा, ये 23 है, 4 हुआ और फिर हमने यहाँ पर 4 10, यहाँ पर देखिए एक एक स्टेप हम लेकर के चल रहे हैं। ये 10 है, 24 हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद ये हो गया। अब आप इस फार्मूले में आप सिंपल n इज इक्वल टू 4 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर के काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप एक फार्मूला याद रखें और उसकी मदद से आप आंसर लगाएं, आंसर निकालने की कोशिश करें। यहीं पर एक और फार्मूला आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है, आपको बता रखा है एनसीईआरटी में, उसमें सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय एनसीईआरटी ने आपको एक और वैल्यू दे रखा है जिसको आप जानते भी हैं। यहाँ पर देखिए
एनसीईआरटी ने दे रखा है E इज इक्वल टू किसी शेल के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय उसको सीधे उसने जूल में बता रखा है, जूल पर एटम में। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल पर एटम के डेटा में दे रखा है। तो ये है क्या, माइनस, अगर मान लीजिए यही इसको आप ऐसे समझ लें, -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाले डेटा को ही समझ लें कि यहां पर ये मॉडिफाई हो रहा है। कैसे, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल पर एटम में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये दो फार्मूले आपको पता है। अब इसी को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो आप सीधे करिए ना। यहां पर -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल एक एटम के लिए, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि इस फार्मूले में सेकेंड ऑर्बिट के इंफॉर्मेशन से क्या इसने जानने की कोशिश की है। कुछ जानने की कोशिश नहीं किया है। ये जो इंफॉर्मेशन 2005 में दिया गया सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी, इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये आंसर को इस यूनिट में जानना चाहते हैं। ऑप्शन में भी फोर्थ ऑर्बिट के लिए यूनिट यही अप्लाई किया होगा इन्होंने। तो आपको करना क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं केवल आपको मिलेगा, सिर्फ आपको यूनिट के बारे में पता चलेगा कि आंसर किस यूनिट में देना है। बाकी तो n की वैल्यू यहां 4 रखना पड़ेगा, सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी और उसको आपको बताना है किलो जूल पर मोल के टर्म्स में। तो आप इस तरीके से फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। एक सवाल और आपसे डिस्कस करें, 2004 में आप लगे हाथ करते रहा करिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में वापस लौटता है, तो इस दौरान एमिट होने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप निकाल लीजिए, इस शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लीजिए। आप जानते हैं ना, फोर्थ शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ई फोर्थ शेल के लिए होगा, क्या होगा, वही जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 4 का स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा, जूल पर एटम होगा। ठीक है, ऐसे ही आप ई का फर्स्ट शेल के लिए आप निकाल लीजिए, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर जूल पर एटम। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट शेल और फोर्थ शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का पता चल गया। अब इस वैल्यू का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, और जो डिफरेंस होगा वो भी तो एनर्जी के बराबर ही तो होगा। तो ये एक हायर ये एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस वो भी तो एनर्जी ही होगा, और जो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू एच न्यू कर दीजिएगा। न्यू आपको दिया हुआ है, ये फालतू का इंफॉर्मेशन है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक फार्मूला रटे रहिए, उसी की मदद से आप लगाते रहिए। मैंने आपको बताया ना, क्रिस्टल क्लियर होगा नॉलेज तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। डेल्टा ई की वैल्यू मिल गई, यहाँ से एच दिया हुआ है, न्यू का आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे हम अपने फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और उसकी मदद से हम क्वेश्चंस को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाले। आगे अगले लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।